स्वागत है आप सभी का राजस्थान रिबाता के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम जिला दर्शन की सीरीज शुरू कर चुके हैं और हमने पिछली कक्षा में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आशा करता हूं कि आप वो वीडियो देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम शुरू करने वाले हैं बीकानेर जिले का दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं बीकानेर जिला दर्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर जिले के परिवहन विभाग द्वारा जो कोड दिया जाता है उसकी। तो राजस्थान में आरजे कोड दिया जाता है सभी जिलों को, और बीकानेर का जो परिवहन विभाग का कोड है वो है RJ07। RJ07 बीकानेर का परिवहन विभाग का कोड है। फिर हम इस जिले के उपनामों की बात करते हैं दोस्तों। तो इसका नाम हम देखते हैं कि ऊन का घर या ऊन का बाज़ार या फिर ऊन की मंडी इसको कहा जाता है। ऊन का घर, ऊन का बाज़ार या फिर ऊन की मंडी। फिर हम इसके कुछ प्राचीन उपनामों की बात करें तो प्राचीन उपनामों में राती घाटी, जांगल प्रदेश या फिर इसे जांगलू प्रदेश कह दो, या फिर कुरु जांगला या फिर भादरे जांगला, इन सब प्राचीन नामों से इस प्रदेश को जाना जाता था। फिर हम इस प्रदेश के संस्थापक की बात करें तो बीकानेर की स्थापना राव बीका द्वारा की गई थी 1488 में। बीकानेर के जो राव बीका थे वो राठौड़ वंश के शासक यानी कि राव जोधा के पुत्र थे। राठौड़ वंश के ये शासक थे और जोधा के पुत्र थे, राव जोधा के ये पुत्र थे। और इन्होंने 1488 में बीकानेर की स्थापना की थी। और ये स्थापना इन्होंने की थी जाटों की सहायता से। किसकी सहायता से की थी? जाटों की सहायता से। और इन्होंने आशीर्वाद किसका लिया था? तो इन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से और जाटों की सहायता से, करणी माता के आशीर्वाद से और जाटों की सहायता से बीकानेर की स्थापना की थी। और जिस दिन ये स्थापना की गई 1488 में, उस दिन अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का त्यौहार था। यानी कि आखा तीज के दिन बीकानेर जिले की स्थापना की गई थी। फिर हम बात करें बीकानेर जिले की तहसीलों की। तो बीकानेर जिले में कुल 11 तहसीलें हैं। 11 तहसीलें कौन सी? बीकानेर है, नोखा, फिर लूणकरणसर, कोलायत, पुग्गल, बज्जू, श्री डूंगरगढ़, हंदा, खाजूवाला, छत्तरगढ़ और जसरासर। फिर हम बात करें इस जिले के उपखंडों की। तो उपखंडों में आते हैं बीकानेर, नोखा, कोलायत, श्री डूंगरगढ़, लूणकरणसर, छत्तरगढ़, बज्जू, खाजूवाला और फिर पुग्गल। ये 9 उपखंड आते हैं। और इस जिले की वन्यजीव शुभंकर की बात करें तो भटतीतर इस जिले का वन्यजीव शुभंकर है। और इसके लिए एक अभ्यारण्य है यहाँ पे, उसका नाम है गजनेर अभ्यारण्य, जो कि भटतीतर के लिए जाना जाता है। फिर हम बात करें अगर इसकी स्थलीय सीमाओं की, तो बीकानेर की स्थलीय सीमा दोस्तों पाकिस्तान के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और अपने राजस्थान के जिलों की बात करें तो राजस्थान में ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, फलौदी व जैसलमेर जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब अगर हम बीकानेर जिले का ओवरव्यू देखें तो इसके सभी तहसीलें हम देखते हैं किसी तहसील की खास विशेषता है। तो लूणकरण तहसील है बीकानेर की, वो राजस्थान का राजकोट कही जाती है। और मूंगफली उत्पादन में अग्रणी ये स्थान है, राजकोट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि लूणकरण में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन होता है और भारत में राजकोट में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन होता है, तो इसीलिए इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। और फिर यहाँ पे जैतून तेल का शोध संयंत्र भी लूणकरणसर में है। फिर अगर बात करें बीकानेर की तो यहाँ पे लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध पलाना क्षेत्र है। और यहाँ पे राष्ट्रीय उष्ण अनुदान केंद्र जोड़बीड़ में स्थापित किया गया है। और एशिया का सबसे बड़ा ऊन बाज़ार भी यहीं पे है बीकानेर में, और उर्मुल डेयरी भी बीकानेर में है। फिर नोखा तहसील की बात करें तो यहाँ पे बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी महाराज है, उनका समाधि स्थल यानी मुकाम धाम यहाँ पे स्थित है। और एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी भी नोखा में स्थित है। फिर अगर बात करें कोलायत की तो यहाँ पे कपिल मुनि की तपोस्थली है और यहाँ पे कोलायत झील भी है। फिर बात करें पुग्गल की तो पुग्गल यहाँ भेड़ की एक नस्ल है पुग्गल, उसकी उत्पत्ति का स्थल ये पुग्गल ही माना जाता है। फिर देखते हैं इस प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। पहले हम जलवायु की बात करते हैं। तो बीकानेर की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जलवायु शुष्क जलवायु पाई जाती है। फिर हम जलवायु का वर्गीकरण 3 वैज्ञानिकों के अनुसार देखते हैं। तो सबसे पहले कोपेन के अनुसार यहाँ पे BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर हम देखते हैं थोरनवेट के अनुसार, तो यहाँ पे DB-W प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर हम देखते हैं ट्रिवार्था के अनुसार, तो ट्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे BSH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर अगर हम बात करें बीकानेर की मिट्टियों की, तो यहाँ पे रेतीली और बलुई मिट्टी का विस्तार विद्यमान है। और फिर यहाँ पे कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार देखें तो जिप्सीफेरस प्रकार की मृदा पाई जाती है। और जिप्सीफेरस को आप याद रख सकते हो यहाँ पे पाए जाने वाले जिप्सम खनिज के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे जिप्सम खनिज पाया जाता है। जिप्सम खनिज पाए जाने के कारण यहाँ की मृदा कैसी है? जिप्सीफेरस प्रकार की है। तो आपको 2 चीज़ें याद हो जाएगी यहाँ से।
एक तो जिप्सम की याद हो जाएगी और एक इसकी मृदा का टाइप याद हो जाएगा, जिप्सीफेरस। फिर हम देखते हैं यहाँ की कृषि। तो यहाँ पे क्या खेती होती है, यहाँ पे ग्वार, चना, मूंगफली, मोठ, दाल और कुछ तिलहन की मात्रा में, कुछ तिलहन के उत्पादन में ये अपना अग्रणी स्थान रखता है बीकानेर। और लूण कृषि में हमने देखा था कि मूंगफली की मंडी स्थित है और नोखा में सबसे बड़ी मोठ मंडी स्थित है। लूण कृषि को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, मूंगफली उत्पादन अधिक होने के कारण। और नोखा में सबसे बड़ी, एशिया की याद रखना आप, ये एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है नोखा में। और फिर बेर व खजूर का अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। कब स्थापित किया गया, तो 1978 में स्थापित किया गया। और 1993 में बीछवाड़ में केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। और काजरी का भी एक उपकेंद्र यहाँ पे है बीकानेर में। तो ये फैक्ट भी, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है वैसे तो, आप ध्यान में रखना, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं बीकानेर की झीलों की। बीकानेर की झीलों के बारे में, तो बीकानेर में खारे पानी की लूणकरणसर झील है। लूणकरणसर झील जो है वो खारे पानी की झील है यहाँ पे। और मीठे पानी की झीलों के बारे में बात करें तो यहाँ पे गजनेर, कोलायत, अनूप सागर और सूरसागर झील है, वो मीठे पानी की झील है। ये लूणकरणसर झील है और ये आप देख सकते हो सूरसागर झील है, ये अनूप सागर झील है। फिर यहाँ पे कोलायत झील कपिल मुनि के लिए फेमस है। ये सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि जी और उनकी तपोस्थली मानी जाती है कोलायत झील। यहाँ पे मेला भरता है प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को। और शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुदान के नाम से भी कोलायत झील को जाना जाता है। तो ये है कोलायत झील। फिर बात करते हैं गजनेर झील की, तो इसे शुद्ध दर्पण के उपनाम से जाना जाता है। शुद्ध दर्पण के उपनाम से किस झील को जाना जाता है, तो वो है गजनेर झील को। फिर बीकानेर की नहर परियोजना की बात करें तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पुग्गल शाखा, दांतौर शाखा, बरसलपुर शाखा और चारणवाला शाखा से पेयजल व सिंचाई जल की आपूर्ति होती है। फिर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जिसे कंवरसेन लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। गजनेर लिफ्ट नहर, इसे पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। और बागड़सर लिफ्ट नहर, जिसे वीर तेजाजी लिफ्ट नहर और कोलायत लिफ्ट नहर है, उसको डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। इनसे भी सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती है। फिर बीकानेर में पशुधन की बात करें हम तो यहाँ पे सर्वाधिक गौवंश और असो पालन होता है, यानी घोड़ों का पालन और गायों का पालन सर्वाधिक होता है 20वीं पशुगणना के अनुसार। और यहाँ पे राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र है, वो जोड़बीड़ बीकानेर में ही है, 1984 में स्थापित किया गया था। और कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में स्थित है, यानी ऊँट के दूध की जो डेयरी है वो बीकानेर में ही है। और बीकानेर का जो ऊँट है, बीकानेरी नस्ल का ऊँट, वो बोझ ढोने के लिए फेमस है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में जो सर्वाधिक ऊँट है वो भी बीकानेरी नस्ल के ऊँट पाले जाते हैं राजस्थान में, क्योंकि अपने बोझा ढोने का ज़्यादा काम लिया जाता है राजस्थान में। तो इसी प्रकार के, इसी नस्ल के ऊँट जो है वो ज़्यादा पाले जाते हैं। फिर अश्व अनुसंधान परिसर केंद्र बीकानेर में स्थित है। और यहाँ पे चेतक जो वंश, चेतक के वंशज है। चेतक कौन था, चेतक का नाम आप जानते हो, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक था। तो चेतक वंशज की नस्ल के तैयार किए जाते हैं यहाँ पे घोड़े। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। उसी नस्ल के यहाँ पे वंशज तैयार किए जाते हैं। फिर वन्य जीव क्षेत्र की बात करें तो दियात्रा, वैष्णो मुकाम, देशनोक, जोड़बीड़ और बज्जू आखेट निषिद्ध क्षेत्र है यहाँ पे, यानी कि शिकार नहीं किया जाता। और फिर गजनेर अभयारण्य वो बड़बट या पक्षी या रेत का तीतर जिसे कहते हैं। और अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो इंपीरियल सैंड गाउज के नाम से ये जाना जाता है, बट तीतर या रेत का तीतर, बटबड़। तो इसके लिए गजनेर अभयारण्य फेमस है। और राज्य का एकमात्र गौवंश अभयारण्य बीकानेर में बनाना प्रस्तावित है अभी तक। गौवंश का भी अभयारण्य यहाँ पे बनाना प्रस्तावित किया जा चुका है। फिर हम बात करें बीकानेर के खनिजों की तो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध खान पालना बीकानेर में स्थित है। और बीकानेर के जामसर में जिप्सम के भंडार मौजूद है। कहाँ पे है, जामसर जगह है बीकानेर में, वहाँ पे जिप्सम के भंडार मौजूद है। इसी से मैंने बताया था ना आपको कि जिप्सीफेरस या मृदा का टाइप है, वो याद रख सकते हो आप। फिर इंडस्ट्रीज़ की बात करें बीकानेर में तो बीकानेर के उद्योगों में हम देखते हैं कांच उद्योग के लिए सिरेमिक पार्क है वो खारा में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा ऊन का बाज़ार, एशिया का सबसे बड़ा ऊन का बाज़ार कहाँ पे स्थित है, बीकानेर में। तो ऊन को लेकर हम कुछ बात करते हैं भेड़ों की। तो सबसे ज़्यादा भेड़ है राजस्थान में, वो कहाँ पे है,
सबसे ज़्यादा भेड़ तो है वो राजस्थान में बीकानेर, वो बाड़मेर में है। भेड़ कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? बाड़मेर में है। और सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन कहाँ पे होता है राजस्थान में? सबसे ज़्यादा जो ऊन का उत्पादन है वो होता है जोधपुर में। ऊन उत्पादन तो होता है जोधपुर में सबसे ज़्यादा। और ऊन प्रशिक्षण केंद्र की बात पूछ ली जाए, ऊन के लिए प्रशिक्षण केंद्र जो है वो जयपुर में है। प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में। और फिर बात कर ली जाए विदेशी आयात निर्यात के लिए केंद्र, ऊन का विदेशी आयात निर्यात जो होता है उसके लिए केंद्र है वो कोटा में है। तो विदेशी आयात और निर्यात का केंद्र कोटा में है। तो ये थी भेड़ों की ऊनों के बारे में कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है घुमा फिरा के। और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में स्थित है। और गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? वो बीकानेर में स्थित है। फिर लूणकरण की बात हमने की थी, यहाँ पे राजकोट कहा जाता है इसको, क्योंकि मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और जैतून की यहाँ पे क्या है? शोध संयंत्र स्थापित किए गए हैं। और यहाँ पे मूंगफली की मंडी भी स्थित है। फिर जनगणना 2011 के अनुसार देखें तो राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व जैसलमेर का है 17, इसके बाद बीकानेर का है 78 यानी 78, और इसके बाद बाड़मेर का है 92। फिर हम देखें कि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है राजस्थान में, सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यहाँ पे अनुसूचित बोले तो एसटी कास्ट है वो सबसे न्यूनतम है। फिर हम बात करें बीकानेर की कला संस्कृति और इतिहास की, तो सबसे फेमस जो दुर्ग है बीकानेर का, जूनागढ़ दुर्ग। बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से जूनागढ़ से। तो जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे? बीकानेर में। और इसका निर्माण जो महाराजा राय सिंह ने करवाया था 1589 से 94 के मध्य। इन्होंने अपने मंत्री थे करमचंद बछावत, इनकी देखरेख में लाल पत्थरों से जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और राव बीकानेर 1485 में जूनागढ़ दुर्ग से 5-6 किलोमीटर दूर पर बीकाजी की टोकरी नामक एक स्थान पर स्थापत्य निर्माण करवाए थे, जिन्हें बीकाजी की टोकरी नाम से जाना जाता है। फिर जूनागढ़ दुर्ग की अगर आकृति की बात करें तो ये चतुष्कोण या चतुर्भुजाकृति का दुर्ग है। और इसमें कर्णपोल और सूरजपोल 2 प्रधान द्वार हैं। और यहाँ पे जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ लगी है। चित्तौड़ के तीसरे साके में भाग लिया था ना इन्होंने, जयमल और फत्ता ने, जब अकबर ने यहाँ पे आक्रमण किया था चित्तौड़ पे, तो वो इनकी वीरता से प्रभावित हो गए थे और उन्होंने यहाँ पे जूनागढ़ दुर्ग में इनकी मूर्तियाँ लगवाई थी। और ये मूर्तियाँ कौन से दरवाजे पे? सूरजपोल पे लगवाई गई है। फिर हम बात करें इस दुर्ग की स्थापत्य कला की, तो ये हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का सुंदर समन्वय है, यानी दोनों शैलियों का इसमें मिश्रण है, हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला है। फिर इस दुर्ग को जमीन का जेवर, चिंतामणि या फिर राती घाटी का किला कहा जाता है। तो इसके उपनाम है ये चिंतामणि, जमीन का जेवर और राती घाटी का किला। फिर ये इस दुर्ग में शास्त्रागार में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर उल्लेखनीय है। और यहाँ पे इंडो सौर सैनिक शैली का ये दुर्ग है। और इसको दानवन श्रेणी का दुर्ग भी माना जाता है। और इसे पारेख दुर्ग भी कह सकते हो आप, क्योंकि इसके चारों तरफ खाई भी है। और फिर इस दुर्ग में अनूप महल में सोने की कलम से काम किया हुआ है। और इस महल में बीकानेर के राजाओं का तिलक होता था। तो यानी अनूप महल जो है इस दुर्ग का, वहाँ पे राज तिलक होता था किनका? बीकानेर के सारे शासकों का। ये है तस्वीर जूनागढ़ की, आप देख सकते हो। फिर कला संस्कृति में हम बात करते हैं उस्ता कला की। इससे भी बहुत काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी की जाती है, सोने या चांदी की बारीक नक्काशी करके डिज़ाइन बनाया जाता है। इसे उस्ता कला या मुनावती कला कहते हैं। ये चित्र तो मैंने आपको बस एक बार ऊँट का चित्र इस पर डिज़ाइन दिखाने के लिए याद करवाया कि इसे देखकर आपको याद रह जाएगी ऊँट की खाल पे कुछ किया जाता है। लेकिन वो ऊँट की खाल उतारने के बाद उस पर कुछ सोने की या चांदी की बारीक कारीगरी की जाती है, तो वो उस्ता कला होती है। फिर हम बात करते हैं इसे राजस्थान में कौन से शासक लेके आए थे? तो राय सिंह के द्वारा यहाँ पे लाया गया था। और स्वर्णकाल इस कला का अनूप सिंह का समय माना जाता है। और इसके मुख्य कलाकार की बात करें तो हिसामुद्दीन उस्ता इसके मुख्य कलाकार थे। और इनको पद्मश्री भी पुरस्कार दिया गया है। 1986 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। और उस्ता कला का वर्तमान में हम बात करें चित्रकार, तो मोहम्मद हनीफ उस्ता
इसके वर्तमान में चित्रकार हैं या कलाकार हैं। और इलाही बख्श ने महाराज गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया था। इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया था। और राज्य सरकार ने इस कला के संरक्षण के लिए बीकानेर में उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर 1975 ईस्वी में स्थापित किया था। तो यानी कि राजस्थान की सरकार ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर 1975 में स्थापित किया था। फिर यहीं की एक कला और फेमस है, मथेरना कला। ये भी किसकी, कहाँ की, बीकानेर की फेमस है। इसमें क्या होता है, पुरानी जो घटनाएं, पुरानी कथाएं, उनके चित्र बनाए जाते हैं मथेरना कला में। और फिर है उर्मुल डेयरी। ये 1983 में स्थापित की गई थी। राजस्थान की सहकारी दूध संघ की प्रसिद्ध डेयरी है उर्मुल डेयरी। फिर भांडासा के जैन मंदिर है। ये भांडासा के जैन मंदिर बीकानेर में है और ये बीकानेर के शासक लूणकरण के समय भांडासा ने इनका निर्माण करवाया था। और इस मंदिर के वास्तुशास्त्री थे वो गोदा थे, यानी इसके वास्तुशास्त्री का नाम गोदा था। और इसमें घी की जगह नारियल के तेल, इस मंदिर में की नींव में घी व नारियल पानी की जगह, इस यहाँ पे नींव में, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी नींव में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। इसमें घी के साथ नारियल का तेल भी डाला गया था। तो ये मंदिर जैनियों के 5वें तीर्थंकर जो है भगवान सुमितनाथ, इनको समर्पित है। और इसके प्रांगण में नेमीनाथ मंदिर और धूनीनाथ मंदिर, फिर चिंतामणि जी का मंदिर व नागनेची माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पे श्री लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर राव लूणकरण द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे बीकानेर में स्थित है ये भी। फिर एक फेमस मंदिर आता है करणी माता का मंदिर, जो कि बीकानेर के देशनोक में स्थित है। और इस करणी माता का जन्म 20 सितंबर 1387 ईस्वी में हुआ था। सुहाप गांव फलोदी में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम मेहाजी किनिया था। इनका विवाह देपाजी के साथ हुआ था। और माता करणी माता के मंदिर का निर्माण राव जेत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था करणी माता के मंदिर का निर्माण? तो राव जेत सिंह ने करवाया था। और राठौड़ वंश की इष्ट देवी माना जाता है करणी माता को, और चारण समाज की कुल देवी माना जाता है इन्हें। और इनके मंदिर को मठ कहा जाता है। और इस मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें काबा कहते हैं। सफ़ेद चूहे मिलते हैं यहाँ पे करणी माता के मंदिर पे। और इस मंदिर के भीतरी द्वार है, वहाँ पे चांदी सी द्वार का निर्माण करवाया गया है। और महाराज गंगा सिंह द्वारा ये निर्माण कार्य करवाया गया था। इस मंदिर में सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। और यहाँ पे प्रतिवर्ष नवरात्रि में दोनों नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे और अश्विन के नवरात्रे, दोनों में यहाँ पे मेला भरता है। फिर हम बात करते हैं संत जसनाथ जी की। तो कतरियासर के बीकानेर के कतरियासर गांव में इनका जन्म हुआ था। 1482 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल एकादशी को बीकानेर के कतरियासर में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 36 धार्मिक नियमों का निर्धारण किया था। और इनके जो 36 नियमों का पालन करने वाले लोग थे, उनको क्या कहते थे? जसनाथी कहने लगे। और जसनाथ जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। और जसनाथी लोग जो गले में काले रंग का डोरा पहनते हैं। और जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी जीवन में संसार में विरक्त हो गए, जो संसार की मोह माया को छोड़ गए, उनको परमहंस कहने लगे। और जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिया वो अनुयायी सिद्ध कहवाए जाने लगे। और फिर जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी, उनको द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे कहते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य करते समय वे एक उद्घोष के साथ नृत्य करते हैं, फतेह फतेह करते हुए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, किस उद्घोष के साथ अग्नि नृत्य किया जाता है? तो ये फतेह फतेह के उद्घोष के साथ किया जाता है। फिर जसनाथ जी 24 वर्ष की आयु में अश्विन शुक्ल सप्तमी को जीवित समाधि ले ली थी। इसके बाद यहाँ पे जागो जी गद्दी पर बैठे थे। और जसनाथ जी की समाधि पर मंदिर है, इसको बाड़ी कहा जाता है। बाड़ी, इनके मंदिर जो है समाधि स्थल पे, उनको क्या कहा जाता है? तो बाड़ी कहा जाता है। और इनके पूजा स्थल या गद्दी की पीठ बावड़ियाँ कहलाती है। और इनकी 84 बावड़ियाँ प्रमुख थी। और इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी है, उन्होंने कतरियासर में 500 बीघा ज़मीन भेंट की थी इनको। तो ये तस्वीर आप देख सकते हो जसनाथ जी की है। और ये सती कालदे माता की है। फिर जसनाथ जी की प्रमुख 5 पीठें हैं। कौन कौन सी जगह पर? एक तो मालासर बीकानेर में, इसके संस्थापक थे टोडर जी। और लिखमादेसर बीकानेर में है, उसके संस्थापक थे हंसो जी। और पुंदरासर बीकानेर में है, इसके संस्थापक थे पालो जी। और बमलू बीकानेर में है, इसके संस्थापक थे हरो जी। और पांचला नागौर में इसके बोयत जी थे।
और इनके उपदेश जो जसनाथी संप्रदाय के वो शंभुदड़ा एवं कोड़ा ग्रंथ में संग्रहित है। शंभुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि याद करने के लिए इनके ग्रंथ, इनके उपदेश जो है वो कौन से ग्रंथ में समाहित है, तो ये है कोड़ा ग्रंथ और शंभुदड़ा में। फिर वीर बिगाजी आते हैं। इनका जन्म डूंगरगढ़ के रीडी गांव में हुआ था और ये जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में जाना जाते हैं। ये हैं वीर बिगाजी, जो कि हैं जाखड़ समाज के कुल देवता, और इनका जन्म डूंगरगढ़ के रीडी गांव में हुआ था। फिर अपने बीकानेर में हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल के भी कुछ साक्ष्य हैं। एक तो है सोंथी सभ्यता स्थल, इसके अलावा 2 सभ्यता स्थल और है बीकानेर में, वो एक तो सांवरिया और एक पुगल। एक तो कौन सा है, सांवरिया सभ्यता स्थल, और एक है पुगल सभ्यता स्थल। तो ये 3 सभ्यता स्थल भी आप ध्यान में रखना, बीकानेर में ही है। फिर कपिल मुनि जी का मंदिर है यहाँ पे बीकानेर में, जो कि कोयलायत में स्थित है, कोयला झील में, कोयला झील के किनारे। और इनका जन्म जो 8वीं या 9वीं शताब्दी में पुष्कर में हुआ माना जाता है। इनके पिता का नाम महर्षि करदम, माता का नाम देवभूति, और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है वो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि जी। और कोलायत में इनका प्रतिवर्ष मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। फिर बात करते हैं संत जाम्बोजी की, जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। जाम्बोजी का जन्म 1451 में हुआ था, जन्माष्टमी के दिन, यानी भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था। नागौर जिले के कौन से गांव, पीपासर गांव में इनका जन्म हुआ था। पंवार वंशीय राजपूत परिवार से थे, और इनके लोहट जी इनके पिता का नाम था, हंसा देवी इनके माता का नाम था। इनका मूल नाम तो ज़्यादा धनराज, और गुरु इनके गोरखनाथ जी थे, और इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में समराथल यानी बीकानेर में बिश्नोई समाज की स्थापना की थी, और बिश्नोई समाज के संस्थापक थे जाम्बोजी। और 1485 में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को समराथल के एक ऊंचे टीले पर इस संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। इस टीले को बिश्नोई संप्रदाय के लोग धोक धोरे के नाम से जानते हैं। किस नाम से, धोक धोरे। और बिश्नोई संप्रदाय में कुल कितने नियम है, 20 नोई, इसी नाम से पढ़ाएगी। 29 नियम है इनके, 20 + 9 यानी बिश्नोई, इसीलिए इसे बिश्नोई संप्रदाय कहते हैं, क्योंकि इनके नियम कितने, 29 नियम है। बीकानेर जिले की नोखा तहसील में मुक्तिधाम मुकाम में जाम्बोजी की समाधि है, और यहाँ पे मेला जो बढ़ता है वो प्रतिवर्ष फाल्गुन व अश्विन की अमावस्या को मेला बढ़ता है। फागण और आशोज की मावस न भरे। फिर यहाँ पे लालासर बीकानेर में जाम्बोजी ने 1536 में निर्वाण प्राप्त किया था, और जांगलू नोखा में जाम्बोजी का सुंदर मंदिर स्थित है। जांगलू नोखा में इनका सुंदर मंदिर स्थित है, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। और लालासर बीकानेर में इन्होंने निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति की थी। 1536 में मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी के दिन मुकाम में समाधि ले ली थी इन्होंने। और जाम्बोजी ने जंब संहिता, जंब सागर शब्दवाणी और बिश्नोई धर्म प्रकाश ग्रंथों की रचना की थी। तो ये भी अच्छी बात है, ध्यान में रखने योग्य बात है कि जंब संहिता, जंब सागर शब्दवाणी और बिश्नोई धर्म प्रकाश ग्रंथों की रचना किसने की थी, तो ये की थी जाम्बोजी ने। और जाम्बोजी द्वारा रचित 120 शब्द जंबवाणी में संग्रहित हैं। फिर आते हैं संत हरिराम दास जी। इनका जन्म सिंहथल बीकानेर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ, सिंहथल बीकानेर में हुआ था। पिता का नाम था भागचंद जी जोशी, माता थी रामी जी, और पत्नी का नाम था चांपा, और इनके पुत्र का नाम बिहारी दास। गुरु इनके जयमल दास जी थे। हरिराम जी ने जयमल दास जी से ही राम स्नेही संप्रदाय की दीक्षा ली थी। कौन से संप्रदाय की, राम स्नेही संप्रदाय की दीक्षा ली थी। और राजस्थान हरिराम दास जी जो है 1778 ईस्वी में चैत्र शुक्ल सप्तमी शुक्रवार के दिन अपना इन्होंने शरीर छोड़ दिया था। और इनकी प्रमुख जो रचना है वो निशानी है, निशानी इनकी प्रमुख रचना है। और सिंहथल में राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत हरिराम दास जी हैं। सिंहथल में इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, तो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक हैं संत हरिराम दास जी। और इनकी प्रमुख पीठ भी कहाँ पे है, सिंहथल में ही है। फिर बात करते हैं अलखिया संप्रदाय की। तो इस संप्रदाय की प्रधान पीठ भी बीकानेर में ही है। स्वामी लालगिरी जी ने 13वीं शताब्दी में अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। और स्वामी लालगिरी का जन्म सुलखनिया गांव चूरू में हुआ था। सुलखिया गांव चूरू में हुआ था इनका जन्म। और इस जाति के क्या थे, मोची थे। अलख स्तुति प्रकाश इन संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं बीकानेर की कुछ प्रमुख हवेलियों की। तो यहाँ पे रामपुरिया हवेली सबसे फेमस है, बछावतों की हवेली, कागा की हवेली
और मोता की हवेली यहाँ पे स्थित है। फिर बीकानेर के बारे में कुछ फैक्ट जो रह जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे? बीकानेर में। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र और विश्लेषण प्रयोगशाला भी कहाँ पे? बीकानेर में। और राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी कहाँ पे है? तो ये भी बीकानेर में 1983 में स्थापना की गई थी इसकी। और इसकी मासिक जो पत्रिका जो जारी होती है जागती ज्योत नाम से होती है। किसकी? राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी की जो मासिक पत्रिका है उसका नाम है जागती ज्योत। फिर राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, राजस्थान का अभिलेखागार। इसकी सर्वप्रथम स्थापना तो 1955 में जयपुर में की गई थी, लेकिन बाद में ये 1960 में बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। और राजस्थानी भाषा साहित्य व कला संस्कृति का म्यूजियम भी बीकानेर में स्थित है। और फिर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी बीकानेर में 2010 में स्थापना हुई थी इसकी। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में सभी जानते हो, ये भी बीकानेर में ही है। फिर राजकीय संग्रहालय 5 नवंबर 1937 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से इसको संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। और ये LP टेसीटोरी द्वारा निर्मित किया गया था। शिक्षा विभाग की स्थापना यहाँ पे 1950 में बीकानेर में की गई है। और नाल एयरपोर्ट भी स्थित है कहाँ पे? बीकानेर में। फिर यहाँ पे आती है मांड गायिका। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका हैं गौरीबाई, और इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान का राज्य गीत केसरिया वालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये गीत इन्होंने गाया था। और बीकानेर की गौरीबाई को 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इसके बाद अहिला जिल्लाबाई की बात करते हैं तो इन्होंने भी, इनको मुरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। 1982 में इनको पद्मश्री दिया गया था और 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस गीत को फेमस किया था। कौन से गीत को? केसरिया वालम आओ नी पधारो हमारे देश। इस गीत को फेमस करने का श्रेय भी किसको जाता है? तो अहिला जिल्लाबाई को जाता है। फिर रम्मत प्रसिद्ध है कहाँ की? बीकानेर की। रम्मत एक जगह की और प्रसिद्ध है कहाँ की? एक जैसलमेर की भी रम्मत फेमस है। एक तो बीकानेर की रम्मत फेमस है, एक जैसलमेर की। फिर जामसर राज्य में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? जामसर में। फिर गुड्डा, ये निजी क्षेत्र का सर्वप्रथम जो तापीय विद्युत परियोजना संयंत्र है वो गुड्डा है। फिर बरसिंहसियर है, यहाँ पे तापीय विद्युत परियोजना का लोकार्पण 5 जून 2010 को किया गया था। एक झज्जर क्षेत्र आता है, यो होबा या जोजोबा के लिए संचालित निजी परियोजनाओं के केंद्र के रूप में बनाया गया था इसको। फिर देवी कुंड की छतरियाँ, बीकानेर के शासकों की जो छतरियाँ उनको किस नाम से जाना जाता है? तो वह देवी कुंड की छतरियाँ। फिर लालगढ़ पैलेस है, महाराज गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में ये पैलेस बनवाया था। फिर बीकानेर भुजिया, सभी जानते हैं बीकानेर भुजिया के बारे में। तो महाराजा डूंगर सिंह के समय 1872 से 87 का समय काल रहा था, इनमें फेमस हुआ था ये। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए बीकानेर भुजिया के तो कौन है? अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है बीकानेर भुजिया के। फिर बीकानेर में है केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। 1987 में कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना की गई थी और बाद में इसका नाम बदलकर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय रख दिया गया था। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये। फिर बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई थी? मग्गाराम वैद्य के द्वारा कोलकाता में की गई थी। तो राजस्थान के 4 प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना उनके क्षेत्र से बाहर हुई थी। एक तो बीकानेर है, इसकी स्थापना हो गई कोलकाता में। और कौन कौन से प्रजामंडल जिनकी स्थापना अपने क्षेत्रों से बाहर हुई थी? तो उनमें एक आता है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस सिरोही की स्थापना हुई थी मुंबई में। फिर जैसलमेर, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जोधपुर में। और फिर एक और कौन सा बच गया? भरतपुर। भरतपुर की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भरतपुर की स्थापना हुई थी अपने हरियाणा के रेवाड़ी में। तो ये राजस्थान के 4 प्रजामंडल है, इनकी स्थापना बाहर ही हुई है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना। तो 22 जुलाई 1982 को रघुवर दास द्वारा इस प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। और बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर, ये हमने जब गंगानगर का पढ़ा था जिला दर्शन तब ये बात की थी कि एक जुलूस निकाला जा रहा था, उस पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया था। तो इसमें बीरबल नामक एक किसान शहीद हो गए थे। इसी नाम बीरबल के नाम से यहाँ पे बीरबल दिवस मनाया गया था 17 जुलाई 1946 को।
और 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह थे, और इन्होंने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेज़ों की सहायता की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय किस शासक ने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेज़ों की सहायता की थी? तो वो थे सरदार सिंह। फिर राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो एकीकरण के समय यहाँ पे शासक थे शार्दुल सिंह, और एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत राजस्थान की कौन सी थी? तो वो बीकानेर रियासत थी। तो दोस्तों ये थे अपना बीकानेर का जिला दर्शन। अभी कुछ एक आध फैक्ट और बच जाते हैं, वो मैं आपको और बता देता हूँ। एक फैक्ट आता है कि राज्य की सबसे बड़ी जेल भी बीकानेर में है। एक तो राज्य की सबसे बड़ी जेल का फैक्ट है, वो कहाँ पे? बीकानेर में है। और फिर एक बात आती है कि एक पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं श्याम सुंदर स्वामी। क्या नाम है इनका? श्याम सुंदर स्वामी। पैरा तीरंदाज है ये। तो इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध भी बीकानेर से है। और फिर एक फैक्ट और रह जाता है कि अपने एशिया का सबसे बड़ा जो फील्ड फायरिंग रेंज है, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज, जो सेनाओं के युद्धाभ्यास वगैरह होते हैं, वो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ये भी कहाँ पे? बीकानेर में। फिर एक हेरम्ब गणपति जी का मंदिर है, हेरम्ब गणपति, यानी सिंह पर सवार, शेर पर सवार गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे। ये भी कहाँ पे? बीकानेर में। एक सावन भादो कढ़ाई की बात आती है। सावन भादो कढ़ाई कहाँ पे? तो देशनोक बीकानेर में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बीकानेर ज़िले के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लिए आज की कक्षा में। आशा करता हूँ आपको कक्षा पसंद आई होगी। बिल्कुल, अगर आपको मेहनत थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना ज़रूर। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना। पूरा जिला दर्शन 41 जिलों का आपको करवाया जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान।